और यह बजट देश के युवाओं के लिए है, नौजवान के साथ साथ किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है। ने ऐसा मान लिया है कि हमको जो बोलना है नकारात्मक ही बोलना है, सरकार के खिलाफ ही बोलना है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट जो है पेश कर दिया है और इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए और यहाँ तक कि किसानों के लिए, हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ विशेष रखा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है और ये कह रहा है कि इस बजट में गरीबों के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इलाहाबाद के फूलपुर से बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल D24 भारत में। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं, मतलब सरकार तो कह रही है बजट बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष इसके बावजूद हमलावर है। देखिए, बहुत ही संतुलित बजट है और यह बजट देश के युवाओं के लिए है, नौजवान के साथ साथ किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है। देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। और इस बजट में अगर आप देखिए तो जहां रोज़गार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, वहां स्वरोज़गार के लिए भी बहुत सारी पैसा गवर्नमेंट ने देने का काम किया है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो रही है, वहीं वित्तीय अनुशासन के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसकी भी आपको झलक देखने को मिलती है। तो इतना अच्छा बजट आज माननीय सीतारमण जी ने पेश किया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं कि निश्चित रूप से यह देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। जैसे कि इस बजट में अगर देखा जाए, अगर युवाओं की बात कर लें तो उसमें 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके लिए सरकार ने कहा है कि इंटर्नशिप देंगे और 500 जो टॉप कंपनियां हैं उनमें उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो स्किल्स है उनकी डेवलप होगी। लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी कह रहा है कि जो 2 करोड़ नौकरी की बात सरकार करती थी, अब वो दावे सरकार ने पूरे नहीं किए, वो वादे पूरे नहीं किए। तो आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? जो सरकार ने बड़ा स्टैंड लिया है, रोजगार की बात कर ले या फिर मुद्रा योजना, मुद्रा लोन में भी 10 लाख के बजाय अब 20 लाख कर दिया है। देखिए, बजट को आपने देखा, विपक्ष भी बजट को जब देख रहा था पार्लियामेंट में, तो विपक्ष के बहुत सारे ऐसे एमपी साथी थे, हमने जिसको देखा कि वो मेज़ें थपथपा रहे थे। लेकिन विपक्ष ने ऐसा मान लिया है कि हमको जो बोलना है नकारात्मक ही बोलना है, सरकार के खिलाफ ही बोलना है, कोई सकारात्मक बात नहीं करनी है। तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो रवैया है वह बहुत निराशाजनक है। भाई, देश के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। जहाँ पर आपको आलोचना करने की बात है वहाँ आलोचना करिए। तो जहाँ युवाओं के लिए रोज़गार के सृजन की बात है, स्वरोज़गार के क्षेत्र में इतना पैसा पहली बार दिया गया है। मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत या उसके अलावा भी तमाम योजनाएं हैं जिसमें वह राशि लगभग दुगनी की गई है। युवाओं को कैसे रोज़गार और स्वरोज़गार के साथ देश को मजबूत करने का उनको मौका मिल सके, ये इस बजट में आपको झलक देखने को मिलता है। किसानों की आय को बढ़ाने वाला बजट है। हमारे जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनमें भी सरकार ने राहत देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है। इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था। अभी अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 11वें जो बजट है इसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा जो है 9-2-11 हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि अखिलेश जी को आप देख रहे हैं, जब से इधर पार्लियामेंट में चुन कर आए हैं तो निश्चित रूप से उनका रवैया बहुत ही नकारात्मक, बड़ा निराशाजनक रहा है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने हुड़दंग किया। जो विपक्ष की भूमिका जिस तरीके से बनानी चाहिए उस तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आज तो अखिलेश जी को सराहना करनी चाहिए कि भाई इतना अच्छा बजट आया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो निश्चित रूप से वो सराहना नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि भाई हम नकारात्मक ही बात करेंगे तभी हमारी बात बनेगी। तो निश्चित रूप से हम तो यही कहेंगे कि ये देश का बजट है और देश के हित का बजट है। बहुत ही संतुलित बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है। सर, आप यूपी से आते हैं, आप फूलपुर से सांसद बने हैं, प्रयागराज से। अभी आने वाले समय में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो आपको
क्या लगता है इस बार कैसी स्थिति आपको बीजेपी की दिख रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है, वो तो कह रहे हैं 10 के 10 सीटें जीत जाएंगे, जिस तरह से लोकसभा चुनावों में उन्होंने परफॉर्म किया है। देखिए, उनका जो झूठा प्रचार था उसमें उस समय कुछ लोग भ्रम में आ गए। हर जगह वो इस बात को कहते थे कि भाई हम 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे, हम 6,000 रुपये की जगह 8500 रुपये महीने देंगे, हम फलाना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए कि उनको तो ये जानते ही थे वो कि भाई हम सरकार में नहीं आएंगे, हम जो बोलेंगे, तो निश्चित रूप से लोग भ्रम में आ गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन जनता सारी चीज़ों को समझ रही है। देश के लिए अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है, हमारी ये सरकार मजबूत कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले जो उपचुनाव हैं 10 के 10 चुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे। जी, लेकिन सर आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी खामियां या गलतियां रही होंगी कि जो इस बार इतना नुकसान हुआ? क्योंकि 80 की 80 सीट की बात कही गई थी कि यूपी में अब की बार 80 पार, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी इसको लेकर मंथन भी लगातार जारी है। यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी सब ने मिलकर मीटिंग करी है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ रही हैं पार्टी में? नहीं, कोई गलती नहीं है। जैसा हमने कहा कि झूठा प्रचार, लोगों ने इस बात को प्रचारित किया कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे। तो जो झूठा उनका अनर्गल प्रचार था उसमें कई बार जनता भ्रम में आ जाती है, लेकिन जनता चीज़ों को समझती है। निश्चित आने वाले इस उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 10 की 10 सीट जीतकर जो उसका पुराना परफॉर्मेंस था उसको दोहराने का काम करेगी। अब मेरा आखिरी का आपका 1-2 सवाल और रहेगा। आप फूलपुर से चुनकर आए हैं, तो क्या आपके लिए कितनी चुनौती रही वहाँ के लिए जीतना? क्योंकि अगर हम आसपास के सीटों की बात करें तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती या समाजवादी पार्टी ने जीता, बट उसके बावजूद आप जो है फूलपुर से जीतने में कामयाब रहे। 3 बार के आप विधायक भी रहे हैं, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस रहे और आपको लग रहा था वाकई में आप जीत रहे हैं, मतलब फूलपुर से? नहीं, चुनाव तो हम लोग को शुरू से लग रहा था कि हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे, लेकिन बीच में जो उनका झूठा प्रचार था जिसकी वजह से अगल बगल सीटों पर भी नुकसान हुआ, हमारे सीट पर भी नुकसान हुआ है। जितनी मार्जिन हम लोग को मिलनी चाहिए थी उतनी मार्जिन नहीं मिल पाई, लेकिन जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो भरोसा दिखाया है, निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अपने लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बनाने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कुछ बड़ी योजनाओं को हम लाकर कुछ अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से जनता के लिए, अब फूलपुर की जनता के लिए अगर बात करें, उनके लिए क्या मैसेज देंगे और क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो आप संसद के अंदर फूलपुर की जनता के लिए उठाएंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था, और जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की ज़रूरत है, इसलिए कि तीर्थों का राजा प्रयाग है और अगल बगल के जितने जनपद हैं उससे कनेक्टेड हैं। हर 6 साल 12 साल पर वहाँ कुंभ होता है। 22 करोड़ पिछली बार आए थे, अब तो और आएंगे। तो वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़े संस्थान होने चाहिए। एक राष्ट्रीय स्तर का जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का मैदान भी होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में भी कुछ मॉडल आधुनिक खेती को कैसे बढ़ावा मिले उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, और रोज़गार और स्वरोज़गार के क्षेत्र में ज़्यादा संभावना पैदा हो इसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी फूलपुर से, जो सांसद हैं बीजेपी के, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बजट आया है, आम बजट, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भी है और संतुलित बजट है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर जो है रोजगार का, वो पैदा करने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।